अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। दो सूबों में इंतखाबात और इस पर पैदा होने वाले एतराजात ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पीछे धकेल दिया है। हर खबर इंतखाबात से मुताल्लिक है और सियासी जमातों का हर इजलास भी इंतखाबात से मुताल्लिक ही होता है। पिछले कुछ अरसे में अदलिया में किसी केस को पजीराई मिल रही है तो वो सियासी केस है, और अगर कोई केस जल्दी टेकअप किया जाता है तो इसका ताल्लुक भी इंतखाबात से मुताल्लिक होता है। ऐसा कहा जाए कि जब हुकूमत तब्दील हुई और वो सुबह शाम अदालतों को भुगत रही है तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, जब से हुकूमत आई है अदालतों के चक्कर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ इमरान की दरखास्त की तवील समाअत की और इस समाअत से मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। आज की समाअत के हवाले काफ़ी हवालों से दिलचस्प थी और 2 रोज़ मुसलसल टीवी स्क्रीन पर हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान किया जाता रहा, लेकिन आज सुबह तमाम जमातों के वकला अदालत में मौजूद थे, जिस पर जजेस ने हैरानी का ऐलान किया। आज की समाअत के दौरान पीडीएम की तरफ से कार्रवाई, बेंच और दीगर मामलात पर एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा कराए गए। आज समाअत का आगाज हुआ तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए और इस्तदा की कि वो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बैन कर दिया है। अखबारात में बाइकआउट का छपा हुआ है। उनका कहना था कि क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं है, जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अदालत ने कहा कि आपकी क़यादत तो कुछ और कह रही है, उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी आपको सुन रहे हैं, इस पर वजाहत करें। अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर चला कि एक अहम मीटिंग हुई है, सब एलामिया की खबरें चलाते रहे, क्या आपने वो एलामिया वापस ले लिया? आप कैसे एक तरफ बाइकआउट और दूसरी तरफ समाअत का हिस्सा बन रहे हैं? फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था, बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर बदियाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता है, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है, जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना था। 21 फरवरी को समाअत का हुक्मनामा आया। 2 जजेस के इख्तिलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दरखास्तें जमा कराई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी राय से इत्तफाक करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला उस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी का होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रज़ाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर 9 तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याया आफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। बेंच का कोई रुकन भी ना हो तो समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा कि वो अरकान मौजूद नहीं। क्या किसी ने यह कहा कि बेंच 7 रुकनी है, पहले समाअत पर कोई जज दरखास्त खारिज कर दे फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर 9 समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि 2 जजेस ने जो राय दी है उसे अलग नहीं किया जा सकता। मसला यह है कि अक्सरियत में राय किसकी है। हल यह है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले फैसले का मामला उठाते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 29 मई के फैसले के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया। अदालती हुक्म या फैसले को इंतजामी सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म नजरसानी या कलदम होने पर ही खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि सर्कुलर से किसी के फैसले को वापस नहीं लिया गया। फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया है, जिसमें लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा के फैसले का तज़किरा करते हुए कहा कि फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकी जाए। 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालती फैसले को फिर भी सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हुकूक का जिक्र है। मौजूदा केस तीसरी कैटेगरी में आ सकता है। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। इस बात से मुत्तफिक नहीं कि ये मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमात से मुख्तलिफ है। जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक जानिब आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाए, साथ कहते हैं कि समाअत ना करें, पहले तय तो कर ले समाअत हो सकती है या नहीं। आपका मौक़िफ़ मान ले तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा
कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर, हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमा सुने। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जज को बेंच से निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। 9 अरकान ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया। 27 फरवरी के 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाए बेंच से कौन अलग हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाज से माजरत नहीं की। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें की हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस से पूछा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया, एक 2 रुकनी अकलियत ने। नजरसानी अक्सरियती फैसले की होती है। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं, क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? आज दीगर इंतजामी मामला पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामला पर इन कैमरा समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हसास चीज सामने आई तो चैम्बर में सुन लेंगे। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। रिजर्व फोर्स मौजूद है जिसे मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब करके चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्वमोहर लिफाफों में रिपोर्ट फराहम करें, जायजा लेकर मवाद वापस कर देंगे। और सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए। सिक्योरिटी का इशू तो हमेशा रहेगा, जबकि आईनी जरूरत 90 दिन की है। रिटायर्ड लोगों की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं। वजीर खजाना का बयान था कि फरवरी में 500 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत का खसारा 157 अरब रुपए था। खसारा 77 अरब हो जाता तो क्या हो जाता? क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते हैं? असद उमर रोस्टम पर आ गए और ब्रीफिंग दी कि पहले 5 माह में 5700 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। टोटल बजट 9500 अरब रुपए है। IMF खसारे का टारगेट GDP के हिसाब से तय करता है। 20 अरब रुपए बजट का 0.02% से ज्यादा नहीं है। 20 अरब के खसारे के टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी PDM माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है और अदालत फुल कोर्ट पर अपनी राय दे चुकी है। इरफान कादिर ने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। अदालत पर एतमाद नहीं है लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है और फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इरफान कादिर ने कहा कि फैसले के तनासुब का तनाज़ा जजेस का अंदरूनी मामला नहीं है। दरखास्तें खारिज करने वाले 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। इरफान कादिर ने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत जरूरी है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई है। 2 साल पहले नहीं। हाई कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत रोकना आइन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर आजादाना तौर पर कोई फैसला करने का मजाज नहीं और सदर का तारीख देने का हुक्म देना खिलाफ आइन है। इरफान कादिर के इन दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का फैसला महफूज किया गया है जो कल सुनाया जाएगा। लेकिन आज पार्लियामान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खासा धुआं किया है। अपना शकवा भी सामने रखा। यूं लगा जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले फरीक थे लेकिन मालूम नहीं हमें कब फरीक मानने से इनकार कर दिया गया। इदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और इन आवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी शहरी के प्रोसीडिंग्स को गैर जानिबदार, प्रोसीडिंग्स को शफाफ, प्रोसीडिंग्स को मुनसफाना रखने के लिए और इंसाफ होता हुआ नजर आने वाले असूल को लागू करते हुए एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जाता जिस पे कोई उंगली ना उठा सकता। और वो उसी सूरत मुमकिन था कि मासवाए उन 2 जज साहबान के फुल कोर्ट दोबारा बिठा दी जाती। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक बार फिर 3 रुकनी बेंच ने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर
दूसरी जानिब आज अदालत के बाहर भी एक अदालत लगी रही। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा भी एक दूसरे पर खुद गरजते बरसते रहे और आज ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर का जवाब भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार को सर्कुलर वापस लेके मुस्ताफी होने का कहा गया है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफी तजियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो अभी खबर आ रही है कि वफाकी काबीना का आज रात 8 बजे हंगामी इजलास तलब किया गया है। वफाकी काबीना का एट दिस पॉइंट इन टाइम एक इंपॉर्टेंट इजलास तलब करना, हंगामी नौयत का इजलास होना, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, ये खबर मुझे अभी आपसे मिली है। हम कंप्लीटली ब्लैंक कि अभी ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त चल रहा है और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, लॉ मिनिस्टर ने बड़ी धुआंधार जो है वो तकरीर भी की है। अपना जो हुकूमत का मौक़िफ़ है जो वो उन्होंने पेश किया। लगता यही है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में इजलास होगा, क्योंकि एक मोमेंट पे तो ये दिखाई दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डायरेक्टली चीफ जस्टिस को पैगाम दे रहे हैं और वहां से चीफ जस्टिस जब प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत ने भांप लिया है कि फैसला क्या आने वाला है? ये हुकूमत ने नहीं, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ये आधे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने ये बात जो है, इस बात की उनको तवक्को है कि फैसला क्या आना है। मैं भी अभी आपको बता सकता हूँ कि फैसला तो वो यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं, लेकिन इंतखाबात कराने के हवाले से जो तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, वो जो तारीख है वो काबिल कबूल नहीं होगी अदालत को। और यही देखने को हमें आज भी मिला कि जो बुनियादी सवालात और नुकात उठाए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने या इलेक्शन कमीशन के वकील ने, अदालत ने उनकी बात को वो वजन नहीं दिया, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने तो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जब अवेलेबल नहीं है तो ये 4-3 का फैसला है, और 4-3 का फैसला अगर हो तो उसमें जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने यानी 3-2 की गलतफहमी से कोई अगर मामला इनिशिएट कर दिया है तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में ऊपर जो भी उस पर एक्शन हुए हैं वो तमाम के तमाम नल एंड वाइड करार दिए जाएंगे। हसन भाई, कत्ता कलामी के लिए माजरत, अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर अगर हुकूमत इस फैसले को, जैसे कि ऐलान हो चुका कि मानेंगे नहीं, इस 3 रुकनी बेंच का जो भी फैसला होगा उसको नहीं मानेंगे, तो क्या चीफ जस्टिस तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ या इन पर्टिकुलर वजीर आजम के खिलाफ? या फिर ये जो कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाया गया है, इसमें जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी जेर गौर है, वो रेफरेंस पहले इनिशिएट हो सकता है। यानी सवाल मेरा कुछ यूं है कि पहले कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, मैं तो रेफरेंस के हक में नहीं हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि चीफ जस्टिस के खिलाफ या जस्टिस इजाजुल अहसन या जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस आए। गो के बजाय मेरी अपनी जो राय है उस पर जुडिशियल मिसकंडक्ट जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सर्कुलर जारी किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो जुडिशियल ऑर्डर जो कि इन फील्ड है उसको नल एंड वाइड करार नहीं दे सकता। वो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर है। और आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस फाइल किए हैं तहरीक इंसाफ ने, जिनकी समाअत हो रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आई है। ये किसी हाई कोर्ट से किसी ऑर्डर रिजेक्ट होकर उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और ये पिटीशन आई भी सुप्रीम कोर्ट के जो 1 मार्च का फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से है। अब जो फैसले पर अमल दरामद है, वो अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई किस तरह कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अवेलेबल नहीं है, यानी ऑर्डर ये है, ये तमाम जजेस जो साइन करते हैं, फिर एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकलता है। तमाम जजेस ने अपने डिसीजंस जो है वो दे दिए हैं, यानी 7 जजेस के डिसीजन इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और 2 ने जो है वो बेसिकली रिक्यूज कर दिया था, तो उनका ऑर्डर मौजूद नहीं है। और लेकिन आज चीफ जस्टिस ने एक टेक्निकल नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में कहाँ लिखा है, कौन से ऑर्डर में कौन सा जज जो है कहीं से अगर पढ़ा दें कि जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने रिक्यूज किया है। लेकिन मैं रमजान का महीना आपको बता रहा हूँ कि अपने कानों से, इन गुनाहगार कानों से चीफ जस्टिस के ये अल्फाज सुने थे अदालत के अंदर कि 2 जजेस जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने केस की समाअत से माजरत की है, क्योंकि जब इरफान कादर ने ये बुनियादी नुक्ता उठाया था, उन्होंने कहा कि जब किसी जज के ऊपर दुनिया में किसी भी महज़ब मुल्क में इल्जाम लग जाए या किसी का डिस्ट्रस्ट हो जाए, तो वो जजेस आज खुद ही वो केस की समाअत से माजरत कर लेते हैं। और यहाँ पर तो
अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हसन अयूब साहब के आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर का जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा भी नाराज है कि उनके जुडिशियल ऑर्डर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद किया गया है। अब एक तरफ एक रिजेंटमेंट है जो विद इन दी सुप्रीम कोर्ट है, विद इन दी बेंच है, दूसरी तरफ हुकूमत की रिजेंटमेंट है। आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत को पहले फैसला कर लेगी या फिर जो नाराज जजेस हैं उनकी तरफ से, यानी विद इन दी सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगले 24 घंटों में हो जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। गो कि उन्होंने काविश की अब हालात को सुधारने की, लेकिन अब वो हालात जो है वो बज़ाहिर उनके कंट्रोल में नहीं रहे और बुनियादी तौर के ऊपर देखें मामला जो है ये का चल रहा है। अगर वो बिठा लेते फुल कोर्ट में या जस्टिस काजी फाइज ईसा को या जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अपने साथ बिठा लेते तो क्या हो जाना था। अगर वो सपोजिटली इलेक्शन की तारीख अगर वो तब्दील कर देते, सपोजिटली कि वो कह देते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो, तो इससे क्या होना था? इलेक्शन तो हो जाने थे ना, ये गैर यकीनी सूरत हाल तो खत्म हो जानी थी। तो इसको वन मैन शो उनके ब्रदर जजेस कह रहे हैं जो कि किसी हद तक हक बजाने में, और यही बात फेडरल कैबिनेट कह रही है, यही बात आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट कह रही है और यही बात वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बार कौंसिल भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अब देखना ये कि पहले कार्रवाई कौन इनिशिएट करता है। हसन अयूब साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये जो वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया है, इस इजलास का एजेंडा क्या है, क्या फैसले होने जा रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज रात 8 बजे तलब कर लिया गया है, क्या फैसला करने जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, आप लोग ज़्यादा बाखबर होते हैं, आपको पता होगा कि क्या फ़ैसला करने जा रही है। मगर यकीनन जो भी फ़ैसला होगा वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए होगा, जमहूर के बेहतरी के लिए होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि बेहतर फैसले होंगे इंशाअल्लाह। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। क्या हुकूमत ने भांप लिया है कि कल क्या फैसला सुनाया जाएगा और उसी तनाजुर में वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया होगा? यकीनन ये चीज़ तो ज़रूर है कि जो कुछ आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तनाजुर में कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो 3 रुकनी बेंच थी, ये एक गैर कानूनी बेंच बनाया था, क्योंकि फाजिल जज जनाब जो क्यों सीनियर तरीन जज हैं काजी फाइज साहब ने एक ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है कि 184(3) के हवाले से कोई बेंच अपने कारकर्दगी और अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती, उस सबको रोक दिया गया तावक्त के कोई नए रूल्स तरतीब और मुरतब ना कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ उस हवाले से भी बात होगी और उस हवाले से भी फैसले होंगे। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी ज़ेरे गौर है। वफाकी काबीना में रेफरेंस भेजने की मंजूरी तो नहीं दी जाएगी? यकीनन ऐसा भी हो सकता है। उसकी एक वजह है कि ये तो आपने मीडिया ने सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट किया और सबको पता है कि एक जज साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ाम है और एक नहीं 4 रेफरेंसेस उनके हवाले से। नहीं, वो तो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो जो दूसरे साहब हैं उनका भी सबके बारे में आया है कि उन्होंने जिस तरह से 63A को रिराइट किया, और फिर जो एक और साहब हैं उन्होंने जिस तरह से पनामा में केस में अपनी कारकर्दगी दिखाई, और जब भी जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं उनकी एक वादे बायसनेस और उनकी एक तरफा एक लेकिन निहाल साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पे रेफरेंस का फैसला काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है आपके लिए? देखिए, काउंटर प्रोडक्टिव हमारे लिए नहीं, सबके लिए होगा। हम ये समझते हैं कि ये इस तरह की बात नहीं, अगर हमारे लिए होगा तो दूसरों के भी लिए होगा। जो लोग मुल्क के निज़ाम को रोकना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी। आप आज ही देखें, इंडिया के एक फॉर्मर मरकंडे साहब हैं, जस्टिस मरकंडे, उन्होंने जो कुछ हमारे मुल्क के बारे में और हमारी अदालतों के बारे में लिखा है उसको पढ़ के मैं बहसत वकील मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। तो अगर मैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई डोंट बाय हिज आर्गुमेंट। मार्कंडे साहब ने जो भी कहा है, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तबले जंग बजाया था और साथ ही जजेस के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो भी हमारे सामने है। जी, वो भी हमारे सामने। जहाँ कहीं भी कोई गलत चीज़ होगी तो लोग तो उसके ऊपर एहतजाज करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, खा वो पाकिस्तान में हो खा हिंदुस्तान में हो। हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई
एक फैसला कुन मुकाम पे आ जाता है, तो फिर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को या रियासत को या हुकूमत को या सियासत को या पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से वो घुमाएं या चलाएं। नहीं देखिए ना, आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो तकरीर की वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को टारगेट कर रहे थे, डायरेक्टली उनसे मुखातब हो रहे थे पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर। आज उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया है। यानी वक्त बड़ा क्रूशल है जिस वक्त ये अटैकिंग पोजीशन ले रहे हैं वजीर आजम साहब। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं कि हुकूमत अब क्या करेगी, मतलब पहले कौन कार्रवाई करेगा? ये भी तो हो सकता है कि उमर अता बंदियाल साहब के अगर फैसले को तस्लीम नहीं किया जा सकता जैसे आप कह रहे हैं, तो तौहीन अदालत यानी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो जाए। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले इस बेंच पे होगा, इसलिए होगा, हमारे खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रदर जजेस आप हमें जोड़ने के लिए आए। आप सबसे पहले अपने बेंच को जोड़ें, अपने हाउस को ठीक करें। आपके एक अक्सरियती ब्रदर जजेस जो हैं वो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इंडिया दे चुके हैं, उन्होंने आपके बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये जिद पे अगर एक काम कर रहे हैं, तो हुकूमत ने तो हुकूमत चलाना, और कोई शहबाज साहब ने गलत बात नहीं की है। जब पहले उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि जेल से आते हैं और यहाँ पे तकरीरें करते हैं, मैं उस पर कहता हूँ अगर जेल जाने का शौक उनको भी है तो वो इस्तीफा दें, सियासत करें, कल को अल्लाह ने चाहा तो वो भी चले जाएंगे और आके पार्लियामेंट में खिताब कर लें। मगर इस तरह से तानाजनी करना, गालियाँ देना पार्लियामेंटेरियन को, वो लोगों को जिन्होंने कानून बनाया और कानून ने फिर आपको ये पावर इम्पावर्ड किया है, तो सियासत हमारा करना काम है, बेंच का काम सियासत करना नहीं है, बेंच सियासत कर रही है। निहाल साहब, 3 रुकनी बेंच का जो भी फैसला आता है, जो कल सुबह सुना दिया जाएगा, उसके बाद रिएक्शनरी मेजर क्या होगा? मतलब आज ये सुनने में आ रहा था और सारे टीवी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था गुज़श्ता 2 रोज़ से कि हुकूमत बायकॉट करेगी, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल भी गए, वफाकी वज़ीर कानून भी वहाँ पर मौजूद थे, हुकूमती ज़ुमा भी वहाँ पर थे, तो बायकॉट तो नहीं किया, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे हैं। तो क्या ये भी कोई स्ट्रैटेजी थी? जी, ये भी एक स्ट्रेटजी थी ताकि हम मैक्सिमम तरीके से उनको एक्सपोज कर सकें। और हमारे, मैं समझता हूँ सिर्फ एक इरफान कादिर साहब ने एक्सपोज कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। दुनिया को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से। और आज जब ऑर्डर रिजर्व किया, तो मुझे ये अगर आप कहने की इजाज़त दें कि मादी में भी जिस तरह से कोई एक और शख्स कहीं से एक ऑर्डर लिख करके ले आते थे, नवाज शरीफ के केस में आपने देखा होगा, सबने आज ये तस्लीम किया कि ऑर्डर कहीं और लिखा गया था और वो सरीना होटल में आया था, और उसके बाद वहाँ से जब आया और उसको पढ़ के सुनाया जब वो बेंच ने, पैनामा बेंच ने। तो इसी तरह हो सकता है कि रिजर्व जब किया जाता है, हमारी आमतौर पर ये होता है, अगर हम शॉर्ट ऑर्डर भी करते हैं तो हम कहते हैं कि रिजर्व फॉर वांट, अलाउड और डिसअलाउड, एंड रिजर्व फॉर द वांट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन, बट अलाउड और डिसअलाउड हम सबसे पहले करते हैं। हम अगर बेल भी देते हैं हम कहते हैं ग्रांटेड इन सम रूफीज फला एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन। तो यहाँ पे अपनी रीजंस टू रिकॉर्डेड, आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला सुनाती है लीगली तो बाइंडिंग होगा। देखिए, ये बेंच लीगल बेंच नहीं है, इस बेंच के ऊपर बाइंडिंग हो चुका है। यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और पास करके प्रेसिडेंट के पास अभी सामने रखा हुआ, वो दस्तखत करेंगे। और साथ ही साथ जो कादी फायद साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन की बेंच थी, उसने स्टे कर दिया इस बेंच के ऊपर कि 184(3) के तहत आप नहीं सुन सकते। तो ये कैसे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारी मारूजात आपने बेंच के सामने रखी हैं, बेंच ने तस्लीम करने से इनकार किया है। अब आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? बतौर लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई फॉरम नहीं है। देखिए, हमने बेंच को तस्लीम करने से इनकार किया है। फरीक जब, अगर पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड, लेकिन बेंच आपके इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहा ना, तो हम भी उनके बेंच को बाई नहीं कर रहे हैं ना। क्या लीगल रेमेडी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ जाएगा, वो आप पे बाइंडिंग होगा, आपके पास क्या ऑप्शन होगा? पार्लियामेंट अपनी एक बिल लेके आएगी, एक्ट लेके आ जाएगी, करारदाद लेके आएगी, ओवरथ्रो कर देगी। पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है, अल्लाह के बाद अगर कोई सुप्रीम है तो वो पार्लियामेंट। तो कल को तो फिर कोई भी हुकूमत ओवरथ्रो कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, तो उसकी तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी इस तरह से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस काम के लिए बनाया गया वो ये है कि आम लोगों की जो मामलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, 8-8, 10-10, 20-20 साल से लोग पड़े हुए, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इस चीज़ का दम भरते थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वो सेम पेज पर थे, जो कि हकीकत भी था। और यही वजह है कि जब ये सेम पेज फटा तो इमरान खान की हुकूमत पल भर में ज़मीन बोस हो गई। इसके अलावा एक और हकीकत भी ज़बान ज़द-ए-आम थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कुछ फैसले आर्मी चीफ की मर्जी और मंशा के बगैर भी होते हैं, जिन्हें बड़ा हाथ साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद का था और उनका साथ साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर भी देते थे। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद ने किया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे, इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि किसी पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि DGI बहुत पावरफुल होता है। साबिक DGI जनरल फैज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिलवाया गया सीनियर साफ़ी कामरान खान के थ्रू कि वो इतने पावर्ड नहीं थे, वो कोई भी फैसला आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कैसे कर सकते थे। लेकिन ये इस बात का एतराफ़ है कि वाकई इमरान खान की हुकूमत में सहूलतकारी जनरल फैज़ की ज़रूर थी। और आज वज़ीर आज़म और जो डेटा लीक अब आई है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि इमरान खान के सहूलतकारों तक जो है वो हाथ पहुंच गया है। अब देखते ही हैं कि उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।